छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से राजनीतिक बवंडर शुरू हो चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर में अब गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है ईडी की। क्योंकि ईडी ने जिस अंदाज में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के, ऐप के मामलों को लेकर के जो एफआईआर दर्ज की थी और उसमें जो जांच पड़ताल हुई, उसमें ईडी ने अपना चार्जशीट फाइल किया है। उस चार्जशीट में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया है। जाहिर तौर पर यह ऐसा दिन आज का जो भूपेश बघेल के लिए बड़ा दिन, भूपेश बघेल के लिए एक तरीके से मुश्किल भरा दिन है, क्योंकि आज से ही उनकी मुश्किलों की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि ईडी कभी भी उनको समन जारी कर सकती है, और ईडी न सिर्फ समन जारी कर सकती है बल्कि उनको डिटेन भी कर सकती है। यानी कि आने वाले दिनों में लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले भूपेश बघेल की न सिर्फ मुश्किलें बढ़ेंगी बल्कि उनके साथ में कुछ और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ऐसे में क्या कुछ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे को उठाया था, और उस पर कांग्रेस पार्टी का पलटवार क्या है, सुनिए। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आना यह सिद्ध करता है कितने भ्रष्टाचार में प्रदेश डूबा हुआ था। मैं 15 जनवरी 2022 को मैं सदन के अंदर इसको उठाया था। स्पष्ट हो रहा है। और असीम दास जो इसका एक कहने लाने ले जाने का काम करता था, कुरियर्स का काम करता था, चार्जशीट में खुलासा हो गया है। और कोई भी प्रभावी कितना भी क्यों ना हो, कोई बचने वाला नहीं। अच्छा, लेकिन लगातार जिस तरह से आप लोग हमले कर रहे थे, कांग्रेस इस बात को मान नहीं रही थी। अब नाम आ गया है, बहुत सारे लोग हैं, इसमें कई लोगों के नाम है। क्या उन तमाम लोगों को भी इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी? मैंने कहा ना, इसमें पूरे अली बाबा 40 चोर है, पूरी टीम है और कोई बचने वाला नहीं है। अभी जिस प्रकार से और उनको जब लाया जाएगा तो और कई परतें खुलेंगी, आप देखते जाइए। ईडी जांच एजेंसी नहीं, अब ईडी भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी एजेंसी बन चुकी है। जिस असीम दास के बयान के आधार पे आनन फानन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के खिलाफ में ईडी ने प्रेस नोट जारी किया था, उसी असीम दास ने कोर्ट में अपने उस बयान का खंडन किया था। ईडी की, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ईडी ने जबरिया उसमें हस्ताक्षर करवाया था। असीम दास ने यह बयान अदालत के सामने दिया था अपने वकील के माध्यम से। अब ईडी एक बार फिर से उस बयान को झुटलाने के लिए जेल के अंदर जाके असीम दास का बयान लेती है। तो कौन सा बयान ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा, जो ईडी ने 3rd डिग्री इस्तेमाल करके शुरू में लिया था, या फिर जो उस व्यक्ति ने कोर्ट के माध्यम से कोर्ट को प्रस्तुत किया था अपने वकील के माध्यम से, या फिर जो फिर ईडी ने जेल में जाके उस बयान को लिया था। तो इस सारे तीनों बयान का विश्लेषण करने पर साफ हो रहा है कि यह ईडी का षड्यंत्र मात्र है। पूरी तरीके से इसका मुकाबला किया जाएगा। भूपेश बघेल जी इस मामले से पूरी तरीके से पाक साफ होकर सामने निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र भी उजागर होगा। महादेव ऐप से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें कुछ लेटर्स आए थे, न्यायालय के पास भी आए थे और दूसरे अथॉरिटी को भेजा गया था, जो जेल में बंद हैं। महादेव ऐप के जो 3 एक्यूज पर्सन्स, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर और एक और कोई है, तो इन तीनों की तरफ से कुछ लेटर आए थे जिसमें इन्होंने कहा था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 50 के अंतर्गत जो भी बयान दिए गए थे यहाँ क्या कहते हैं ईडी अथॉरिटी के पास में, वो गलत हैं और ज़बरदस्ती लिखवाए गए। लेकिन अभी जब कोर्ट से परमिशन लेकर के ईडी अथॉरिटी गई है वहाँ जेल में, तो उन लोगों ने उस बात से इनकार किया। उनका कहना है कि जो लेटर लिखवाए गए हैं उसमें उनके हैंडराइटिंग नहीं है और उसमें जो लिखी बातें हैं उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक गलियारों से जुड़े हुए लोगों का। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी श्री प्रकाश तिवारी की तरफ, जो कि हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, अभी तक तो ईडी की चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी, अब ईडी की चार्जशीट फाइल हो चुकी है, आरोपी उसमें बनाए गए हैं भूपेश बघेल। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से ईडी ने भूपेश बघेल का नाम उसमें शामिल किया है, उनका नाम आने के बाद छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति एकदम भूचाल आ चुका है। और वही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस तरह से हम लोगों ने लगातार इनके भ्रष्टाचार के आवाज बुलंद करते थे, आज वो चीज सत्य हो गई।
वहीं कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है कि ये साजिश के तहत इस तरह के नामों को जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जोड़ा गया है। निश्चित तौर पर आसिम दास जो इसमें जो कोरियर बॉय का काम करता था वो अपने बयान में कहा है कि हमने 509 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को के लिए लाए थे और ये चुनाव में खर्चा होने वाले थे। तमाम ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, साफ तौर पर ये चीजें निकल कर आ रही। वहीं देखा जाए तो महादेव ऐप में जिस तरह से ये गिर रहे हैं और उसके कई आरोपी हैं इसमें जो तमाम लोगों पर ईडी शिकंजा कस रही थी। निश्चित तौर पर जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है, ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिन के अंदर भूपेश बघेल को ईडी सम्मन भेज सकती है। तो ऐसे में अब भूपेश बघेल की जो है देखा जाए तो उनकी मुश्किलें बढ़ते नजर आ रही है जब्बार। और ऐसे में श्री प्रकाश, अगर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भी ईडी के रडार पर हैं और गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है, दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, यानी कि लोकसभा के नजरिए से देखा जाए तो उससे पहले, चुनाव से पहले एक बड़ी मुश्किल इंडिया गठबंधन के सामने और कांग्रेस पार्टी के सामने होगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से ये तमाम तरह की जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, चाहे वो झारखंड की बात करें, दिल्ली करें, छत्तीसगढ़ करें, तो तमाम जो बड़े नेता ये माने जाते हैं, अपनी ही पार्टी के बड़े नेता हैं। और अभी देखा जाए तो इसका माइलेज भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि जो कर्म अपनी अपनी सरकार में किए थे उसका फल ये भोग रहे हैं निश्चित तौर पर। लेकिन जो आम जन में जो चर्चाएं हैं वो ये है कि अब जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि महादेव ऐप पर कार्रवाई करेंगे, हमारी सरकार आएगी, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन जब्बार, अगर बता दें कि अगर भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया जाता है तो निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि बॉर्डर जो है महाराष्ट्र से भी लगे हैं, तेलंगाना भी लगा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जो झारखंड है और तमाम उड़ीसा है। तो इन तमाम जो क्षेत्रों की जो सीटें हैं उस पर, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से कांग्रेस की जो कोशिश होगी बीजेपी की, उसमें उसको कामयाबी मिल सकती है भ्रष्टाचार के खिलाफ में, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जिस तरीके से मामले आए। तो ऐसे में क्या माना जाए कि जल्द ही ये समन हो सकता है ईडी का भूपेश बघेल को? निश्चित तौर पर जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि जल्द से जल्द ईडी जो है भूपेश बघेल को सम्मन जारी कर सकती है। हालांकि वही बता दें कि आज कोर्ट में जो कोयला घोटाले में जो तमाम इनके भूपेश बघेल के आसपास के लोग जो थे उनको लेकर भी ईडी ने आज सम्मन जारी किया है। ईडी ने सम्मन जारी किया था तो 3 सम्मन के बाद अब आज पेशी थी। अगर उसमें अगर वो तमाम लोग नहीं पहुंचते, जैसे सौम्या चौरसिया और तमाम जो लोग जो अंदर हैं, जो उसके बाद जो बाहर हैं, वो लोग अगर आज हाजिर नहीं होते तो उनको गिरफ्तारी वारंट निकल सकता है। जैसे राम गोपाल जो अग्रवाल हैं उनकी बात करें तो वो अभी फरारी में है, उनको गैर जमानती वारंट उनके लिए जारी हो गया। तो निश्चित तौर पर पूरी तरह से कांग्रेस के ऊपर शिकंजा कसते जा रहा है, ईडी का शिकंजा कसते जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में मुश्किल दौर में गुजर रही है। अब जो मुखिया थे भूपेश बघेल, अब उनको भी सम्मन जारी हो सकता है। निश्चित तौर पर अब बड़ी संकट जो इसमें चल रहा है, लोकसभा चुनाव सामने है। पार्टी के साथ में विपक्षी खेमे के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही। बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश तिवारी इन तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में मुश्किलें कांग्रेस पार्टी की न सिर्फ बढ़ रही बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी एक तरीके से रास्ते और ज्यादा पथरीले होते हुए जा रहे हैं।